केमिकल काइनेटिक्स में पैरेलल या साइड रिएक्शंस क्या होती हैं, इनका रेट लो आप कैसे ड्राइव करते हो और इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है, पैरेलल रिएक्शंस, साइड रिएक्शन या भाई कॉनकरेंट रिएक्शंस। ठीक है, इनको भाई इनके कई नाम होते हैं। ठीक है, पैरेलल, साइड और कॉनकरेंट रिएक्शंस। ओके, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ पैरेलल रिएक्शन, फिर हम क्या पढ़ेंगे, रेट लॉ फॉर पैरेलल रिएक्शंस, और लास्ट में आपने क्या पढ़ना है, फ्रैक्शनल क्वांटम यील्ड इन पैरेलल रिएक्शंस। ठीक है, तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ पैरेलल रिएक्शंस। देखो, जब आप कोई रिएक्शन लगाते हो, इनको आप कैसे डिफाइन करते हो, जब भाई कोई आप रिएक्शन लगाते हो तो आप तो ये मानते हो कि अगर हमारे पास क्या है ए, तो ए से पक्का क्या बनना चाहिए, सारे का सारा बी। भाई आप चाहते हो क्या, आप चाहते हो कि क्या बने, प्रोडक्ट बी, तो आप मानोगे भाई सारा ए किस में कन्वर्ट होना चाहिए, बी में। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं, कोई ना कोई यहाँ पर क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट। क्या बनता है कोई नहीं, यहाँ पर भाई किसी और साइड, एक तो हालांकि ये बात और भी है, एक तो भाई बाई जो क्या है बाई प्रोडक्ट वो बने इसी रिएक्शन से, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, तब दिक्कत नहीं हमको भाई, तब वो पैरेलल रिएक्शन निकल आएगी। लेकिन अगर मान लिया ये ए बी बनाता और ए ही क्या बनाता है, सी, लेकिन सी कैसे बनाता है, एक अलग रिएक्शन से। कैसे भाई, अलग रिएक्शन से। नहीं आएगा आपको, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो ए टू बी और ए टू सी भी बनता, तो हम क्या बोलेंगे, क्या है ये, पैरेलल रिएक्शंस और भाई साइड रिएक्शंस या भाई कॉनकरेंट रिएक्शंस। ठीक है, यानी ए साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, बी में कन्वर्ट, और साइमल्टेनियसली तो क्या होता है ये, सी में कन्वर्ट। नहीं समझे बात। तो यहाँ पर भाई एग्जांपल के लिए मैंने सिर्फ क्या दिखाई है, दो ही क्या बनाई है पैरेलल रिएक्शंस। लेकिन मैं आपको बताऊँ भाई पैरेलल रिएक्शन 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। नहीं समझे बात, हो सकता है भाई ए क्या होता हो, 3 रिएक्शंस के जरिए क्या बनाता हो, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। मान लिया भाई आपने लिया, वो क्या बन रहा है, ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी। ठीक है, और उनके ऑर्डर क्या हो, अलग अलग। हो सकता है भाई ए टू बी का ऑर्डर क्या हो, हालांकि यहाँ पर हमने बोला, यहाँ पर तुमने भाई ए टू बी का ऑर्डर भी क्या बनाया मैंने, क्या बोला है, चलो मान लिया क्या है फर्स्ट, और ए टू सी का भी क्या है फर्स्ट ऑर्डर। नहीं आ गया आपको, तो इन्हें बताओ हम क्या बोलते हैं, पैरेलल रिएक्शंस। तो इनका जो रेट लॉ होता है, जो क्या होता है इनका भाई रेट लॉ, आप प्रायोरिटी दिया करो इनका रेट लॉ लिखने के लिए। इनका रेट लॉ लिखा जाएगा एक ही टर्म में, क्या भाई, इसका रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा, एक ही टर्म में लिखते हैं यूजुअली। ठीक है, अगर आप बी की टर्म में इनका रेट लॉ लिखते हो तो बताओ क्या है हमारे पास, तुम क्या बोलेंगे, बोलो भाई, नहीं आपको समझा, तो भाई डी बी बाई डी टी, और ये क्या होगा डी सी बाई डी टी। तो बताओ ओवरऑल रेट क्या चाहिए हमारे पास, डी बी बाई डी टी प्लस डी सी बाई डी टी। लेकिन भाई वो अलग अलग क्या है, प्रोडक्ट्स। तो बेटर क्या है भाई, जो रिएक्टेंट है आपको उसकी टर्म में तुम क्या बोलेंगे, पहले में भी क्या है डी ए बाई डी टी, और दूसरी में भी क्या है डी ए बाई डी टी माइनस का। नहीं आना आपको समझिए। ओके, तो अब आप मुझे बताओ, बोलो भाई, तो भाई इनके लिए रेट लो कैसे लिखते हैं। चलो भाई, अरे हम चलो इसको भाई ड्राइव करते हैं। ये मान लो भाई हमारे पास कोई रिएक्शन है ए टू बी और ए टू सी। अब ए टू बी का रेट कॉन्स्टेंट क्या मान लिया, K1, और ए टू सी का बताओ रेट कॉन्स्टेंट क्या हमारे पास, K2। ठीक है, तो पहली रिएक्शन की रेट क्या होगी भाई, अरे बोलो भाई, तो R1 क्या होगी, डी बी बाई डी टी, R1 का डी बाई डी टी, और किसके प्रोपोर्शनल होगी, K1 A, जहां पर A क्या है, A माइनस एक्स भाई, क्योंकि नहीं आएगा आपको ये। और बताओ R2 बताओ हमारे पास क्या है, बोलो भाई डी सी बाई डी टी, हम क्या बोले K2A, A माइनस एक्स। अब आप मुझे बताओ, तो बताओ इसकी फुल रेट क्या है हमारे पास, दोनों को जोड़ दो, तो बताओ भाई इसकी नेट रेट क्या है हमारे पास,
आप बोलो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, क्या आएगी? दोनों रेट जोड़ दो, डी बाई डी टी प्लस डी सी बाई डी टी। क्या है मेरे पास? K1 A माइनस एक्स, K2 A माइनस एक्स। नहीं समझे बात? अरे बोलो भाई, अब इसको ये डी एक्स बाई डी टी ना, ये डी एक्स बाई डी टी। अब इसको आप क्या करो भाई, अरे भाई आप एक काम करो, एक्स वाली टर्म इस साइड फेंक दो और टी वाली साइड, मतलब क्या करो फिर इसको लास्ट में? अरे बोलो भाई, क्या करके इसको, अरे इंटीग्रेट कर दो इसको सिंपली। क्या करो इसका? इंटीग्रेशन। नहीं समझे बात भाई? तो इस साइड का भी और इस साइड का भी इंटीग्रेट करने के बाद आपको मिल जाएगा ये, नहीं है क्या आपको? K1 प्लस K2, वो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इजंट इट? और बताओ, अच्छा R1 बाई R2 क्या होगा? ये बताओ यार, R1 कहाँ है? अब R1 को आप R2 से भाग भी करो, तो एक तो बताओ मेरे पास क्या आ गया, R1 प्लस R2। अरे भाई कहाँ गया? यहाँ पे बताओ हमारे पास ओवरऑल रेट लो तो हमारे पास आ गया ना भाई, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ यहाँ पर, तो अगर आपने R1 को R2 से भाग कर दे तो ये क्या है, A माइनस एक्स से A माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात और प्रूव होती है कि इस केस में R1 बाई R2 तो क्या होगा हमारे पास भाई, बताओ? K1 बाई K2 के, मतलब R1 क्या होगा, K1 के प्रोपोर्शनल, और R2 क्या होगा, K2 के प्रोपोर्शनल। ये आपको आगे काम आएगा भाई ये मालूम करने में, अरे फ्रैक्शनल यील्ड मालूम करने में। और ये बताओ क्या होता है इनका भाई, एक, अरे ये क्या होता है इनका, वेरिएशन कंसंट्रेशन का। एक है यहाँ पर लगातार भाई, ए यहाँ पर क्या रिएक्टेंट, तो ए की कंसंट्रेशन लगातार क्या कम होगी, और बी की और सी की लगातार तो क्या होगी, बढ़ेंगी। तो ध्यान से देखो भाई, ए की लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है, और बी की लगातार क्या हो रही है, बताओ भाई, बढ़ रही है कंसंट्रेशन, इजंट इट? अब बताओ भाई यहाँ पर आप फ्रैक्शनल क्वांटम यील्ड कैसे मालूम करते हो? नहीं। अच्छा एक बात और, आपको भाई अप्लाई करना है क्या, रेट लो? आपको यहाँ पर रेट लो अप्लाई करना है क्या? ठीक है, आपको भाई आपको हो गया तो बहुत आसान था भाई, दोनों की रेट निकाल के क्या करो, सिंपली जोड़ दो। दोनों की रेट निकाल के, दोनों साइड रिएक्शंस की रेट निकाल के सिंपली क्या करो, जोड़ दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ओवरऑल रेट, इजंट इट? ठीक है, लेकिन अब मैं एक बात बोलूं, अब और मैं एक बात बोलूं भाई, ये इसके ऊपर नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं कि हमारे पास कोई पैरेलल रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन यहां पर तो क्या था, ए बी में और सी में दोनों क्या था, फर्स्ट ऑर्डर से क्या हो रही थी, डिसअपीयर, इजंट इट? लेकिन अगर क्या हो बताओ, मैं ये कहूं कि ए से बी तो बनता है फर्स्ट ऑर्डर के जरिए, ए से बी कैसे बनता है, फर्स्ट ऑर्डर के जरिए, और ए से सी कैसे बनता है, सेकंड ऑर्डर के जरिए, और ए से डी कैसे बनता बताओ भाई, थर्ड ऑर्डर के जरिए। ओके, क्योंकि भाई एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं, तो मैं लॉ ऑफ मास सेक्शन से क्या निकाल सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो बताओ इस केस में भाई, अब बताओ आप ओवरऑल रेट लो कैसे आएगा भाई, इसके ऊपर नेट में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई अगर हम क्या करें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, भैया आप क्या बोलोगे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, नहीं पहले तो यहाँ पर ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, ओवरऑल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या आएगी। तो आपने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए यहाँ निकाल के, यहाँ निकाल के, और यहाँ निकाल के, इन तीनों क्या कर देना आपने, जोड़ देना है ना भाई, इजंट इट? भैया आपने क्या है, इन तीनों की रेट आपने सिंपली भाई ऐड नहीं कर देनी क्या, पहले तो ओवरऑल रेट क्या है हमारे पास, एक तुम क्या बोलूंगा, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन किसकी टर्म्स में लिखना चाहूँ, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तब बताओ क्या ओवरऑल रेट क्या आएगी ना, नहीं बताओ। अगर क्या है, अगर ये पैरेलल रिएक्शन क्या है, ये बताओ कैसे हो रही है, ये कैसे हो रही भाई, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। तो यहां बताओ भाई ओवरऑल रेट लो कैसे लिखोगे, तीनों को जोड़ दे, तुम क्या बोले भाई, ओवरऑल रेट आएगी हमारे पास डी बी बाई डी टी, है ना, प्लस डी सी बाई डी टी प्लस डी डी बाई
डी डी बाई डी टी, है ना? ओके ठीक है। तो बताओ भाई, तो आप डी बी बाई डी टी निकालिए बारी आप, एक बारी आप डी बी बाई डी टी निकालियो, क्या आएगी? क्या आएगा? K1 A, वेरी गुड, ठीक है। ये आपने लिखी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तुम क्या बोलेंगे? K1 A प्लस क्या आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा? K2 A स्क्वेयर, इजंट इट? K2 A स्क्वेयर प्लस में क्या आ जाएगा भाई? K1 A K2 A स्क्वेयर और K3 A क्यूब, ये आ जाएगा आंसर। नहीं, ये ठीक है, हालांकि भी ठीक है, लेकिन क्या भाई, ये आपने लिखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना? आपने ये रेट लो कैसे लिखा है? इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन वही, क्योंकि ये एक अच्छा अप्रोक्सीमेशन नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्टेंट है ए, वही सब में कन्वर्ट हो रहा है, इजंट इट? तो बेटर ये है कि आप ओवरऑल रेट लो किसकी फॉर्म में लिखो, किसके टर्म्स में लिखो? इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तब बताओ क्या आपको, आपको भाई इसमें क्या होता है? दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं ना? दोनों बराबर ना होते। बताओ पहली रिएक्शन में बताओ डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, बताओ क्या होगा? 1 बाई 1, 1 बाई 1 डी बी बाई डी टी होएगा, इजंट इट? बोलो भाई, नहीं समझे बात? भाई डी बाई डी टी क्या होगा? 1 बाई 1 डी बाई डी टी। अब बताओ दूसरी रिएक्शन में बताओ डी सी बाई डी टी क्या होगा? -1 बाई 2 डी ए बाई डी टी, नहीं है क्या? -1 बाई 2 डी ए बाई डी टी, नहीं आ रहेगा आपको? अब बताओ भाई, अब बताओ तीसरी रिएक्शन, अब बताओ भाई तीसरी रिएक्शन में बताओ क्या है हमारे पास? हम क्या बोलेंगे? -1 बाई 3 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी डी बाई डी टी, ये आएगा मेरे पास, इजंट इट? तो मैं भैया ना बोलूं कि मैं सिर्फ जो क्या है प्रोडक्ट्स उनकी टर्म्स में रिप्रेजेंट ना करना चाहूँ, मैं बताना चाहूँ भाई ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। बोलो भाई, तो वो कैसे आएगा? तो क्या बोलोगे कि ओवरऑल रेट क्या होगी? डी बी प्लस, नहीं ओवरऑल रेट क्या आएगी भाई? तो रिएक्टेंट, तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगी हमारे पास? डी बी बाई डी टी, डी सी बाई डी टी, डी डी बाई डी टी। सिंपली मैंने तीनों जोड़ दी ना भाई, इजंट इट? तो ये क्या है? ये क्या है मेरे पास? ओवरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या मेरे पास भाई? ओवर मतलब टोटल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन मैं टोटल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं निकालना चाह रहा भाई, मैं क्या मालूम करना चाह रहा हूँ? टोटल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, उसकी टर्म में लिखो रेट लो, ना कि इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तब बताओ क्या होगा भाई? तब बोलोगे भाई, आपको भाई इसमें आपने क्या इसमें से क्या निकालो? डी ए बाई डी टी, यहाँ से क्या निकालो? डी ए बाई डी टी, और यहाँ से क्या निकालो? डी ए बाई डी टी। तो यहाँ बताओ ओवरऑल रेट क्या है मेरे पास? डी ए बाई डी टी निकालो, यहाँ से भी डी ए बाई डी टी और यहाँ से भी डी ए बाई डी टी। तो पहले में तो डी ए बाई डी टी होती है क्या, बताओ भाई? डी बी बाई डी टी के बराबर, है ना? तो मैं क्या बोलूँगा भाई? ओवरऑल रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट क्या आएगी? बोलो भाई, डी ए बाई डी टी, डी अरे भाई डी ए बाई माइनस डी ए बाई डी टी पहले स्टेप की, प्लस माइनस डी ए बाई डी टी दूसरे रिएक्शन की, प्लस माइनस डी ए बाई डी टी तीसरी रिएक्शन की। यही तो आएगा। तो पहली रिएक्शन की डी ए बाई डी टी क्या होती है? डी बी बाई डी टी के बराबर होती है। और डी बी बाई डी टी क्या होती है बताओ भाई? बताओ क्या आएगी? क्या आएगी हमारे पास? बताओ क्या आएगी हमारे पास? ये K1 A क्या आएगी भाई? K1 A। तो क्या लिखो? K1 A प्लस, ठीक है ना बात? समझ करनी है बेटा आपको? अब बताओ फिर आपने क्या ऐड करना है? दूसरी रिएक्शन का डी ए बाई डी टी। अब दूसरी रिएक्शन का डी ए बाई डी टी आधा होता है डी सी बाई डी टी के। अब डी सी बाई डी टी क्या होता है?
डी बाई डी टी क्या होता है, क्या होता है, K2A स्क्वायर होता है ना, तो डी बाई डी टी क्या होता है, यो 2dc बाई डी टी, यानी 2KA स्क्वायर क्या आएगा भाई, तो हम क्या बोलेंगे K1A प्लस 2K2A स्क्वायर भाई, 2K2A स्क्वायर, नहीं है क्या आपको। और तीसरी में बताओ क्या हमारे पास, तीसरी में क्या हमारे पास, बोलो भाई, डी बाई डी टी कैसे आएगा, डी बाई डी टी कैसे आएगा हमारे पास, क्या, अरे भाई आप बताओ तीसरी रिएक्शन का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट क्या हमारे पास, ध्यान से देखो क्या है भैया, अरे बोलो भाई क्या है हमारे पास, ये -1/3 डी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी क्या है मेरे पास, K3A क्यूब, K3A क्यूब, लेकिन मैं निकालना क्या है, डी बाई डी टी, तीसरे स्टेप का, तो 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 3, तो याद रखियो ये जो आप लिखते हो ना कि भाई K1A प्लस K2A स्क्वायर प्लस K3A क्यूब, ये तो क्या है, बोलो भाई, इन पैरेलल रिएक्शन के लिए ओवरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन ओवरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, इससे डिफरेंट होगी ना, बताओ क्या आएगी, वो क्या आएगी मेरे पास, बोलो भाई, तो हम क्या बोलेंगे K1A प्लस A स्क्वायर प्लस 3K3A क्यूब आ गया भाई, ये क्या है ओवरऑल रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा क्वेश्चन नेट में पता आपको चीज का आ रखा नहीं, ओके, नहीं आ गया आपको भाई, देखो कितना सिंपल है, आप एक काम क्या करो, तीनों स्टेप की रिएक्शन निकाल लो, तीन जो स्टेप थे ना, A से B था और A से 2A से C था और 3A से क्या था D था, तो बताओ भाई B, तो डी बाई डी टी क्या होगा K1A, DC बाई डी टी क्या होगा K2A स्क्वायर, डी बाई डी टी क्या होगा K3A क्यूब, तो क्या आपसे क्या पूछे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या बताओ प्रोडक्ट ओवरऑल, तुम क्या बोलेंगे भाई, तीनों जोड़ दो, K1A स्क्वायर प्लस K1A प्लस K2A स्क्वायर प्लस K3A क्यूब, ठीक है ना। लेकिन ये बोल रहे कि ना आप क्या निकालो भाई, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ भी आप पहले क्या लिखो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, पहले आप क्या लिखो भाई, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और आप देखो भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट से उनको कोरिलेट करो, क्योंकि आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी क्या होती है मालूम होती है भाई, अलग अलग, तो अगर आपको पता लग जाए कि आपको पता है कि पहली में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, इसके बराबर होगा, लेकिन दूसरी में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, बोलो भाई डबल होगा, किससे, इससे, नहीं आएगा आपको, सॉरी क्या होगा, इससे आधा होगा, तो ये कैसे आएगा, इसका डबल कर दियो फिर, नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी का ऐसे ही जोड़ दो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी के डबल में और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी के ट्रिपल में। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, अरे बोलो भाई, अब क्या हमारे पास फ्रैक्शनल क्वांटम यील्ड, ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ फ्रैक्शनल क्वांटम यील्ड आप बताओ कैसे मालूम करते हो, फ्रैक्शनल क्वांटम यील्ड आपने भाई कैसे मालूम करना बताओ भाई, क्योंकि आपको पता है जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, रेट कांस्टेंट्स के, ठीक है, तो अगर मेरे पास क्या है, तो अगर आपने फ्रैक्शनल को आपने देखना है कि भाई किसी टाइम पे कितना बी बना और कितना क्या बना हुआ है सी, अगर आपने ये चेक करना है कितने परसेंट बी और कितने परसेंट क्या भाई सी है, तो क्या करोगे आप, तो ए से क्या बना हुआ है बी और ए से क्या बना हुआ है सी, तो क्या बोले K1 और K2 है ना, तो अगर आपने पता करना है किसी टाइम पे, सॉरी आप बताओ भाई बी का कितना यील्ड आएगा, तुम क्या बोलेंगे बी का यील्ड क्या आएगा बताओ भाई, रिलेटिव यील्ड क्या आएगा, तो बी का कांस्टेंट क्या K1, तो K1 बाई K1 प्लस K2, ये तो क्या आएगा बी का यील्ड, और आपने इसको भाई मल्टीप्लाई कर दे किससे 100 से, क्या आ जाएगा परसेंटेज क्वांटम यील्ड, सॉरी परसेंटेज फ्रैक्शनल यील्ड, नहीं आएगा आपको, अब ये क्या जाएगा परसेंटेज यील्ड। और भाई कोई आपसे क्या पूछ ले सी का बताओ यील्ड क्या होगा, तो K2 भाई, तो अगर आपने उसके फॉर्मेशन के कांस्टेंट से सभी
कांस्टेंट का सम आपने क्या कर दिया। तो कल को भाई कोई एग्जाम ये पूछ ले कि बताओ आप 3 रिएक्शन है A2B A2C A2D, तो K1 K2 K3 K1 के रेट कांस्टेंट, तो C का यील्ड क्या आएगा, तो K3 बाई K1 प्लस K2 प्लस K3 आ गया ना कोई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।